तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बात एलिगेशंस बार बार लगाए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व क्या काम करती है। आप बताइए कैसे भेदभाव हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना दी है, उसने क्या कहा कि ये हिंदू को देंगे या मुसलमान को देंगे, उसने सभी वर्गों को दिया है। कहां से हम कम्युनल हो गए हैं बताइए आप जी। तो मैं लेकिन नहीं, आप बताइए आप कैसे कम्युनल हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, किस आधार पे किया? हिंदू मुसलमान के आधार पे किया या नहीं किया बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना दी है, जनधन योजना दी है, उज्ज्वला गैस योजना दी है। कहां बात करी हमने? उसमें तो सबको दिया है, उसमें किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म के भेदभाव को तो नहीं हमने दिया। प्रत्याशियों के शिक्षा के बारे में बात नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो जनता की बिल्कुल सबसे बड़ी डिमांड है कि वो जनता पहले ये देखे कि प्रत्याशियों कौन सा है, उनकी क्या उनकी शिक्षा ग्रहण की हुई है उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अब चुनाव है। चुनाव के दौर में अलग अलग प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, हर एक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैदान में जितने भी लोग हैं सब आ चुके हैं। आज हम हैं मंगलौर विधानसभा में और मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह पवार जी। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी। सवाल आपसे यही करूंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि बातें कई बार हम लोग करते रहते हैं चुनाव में, हर एक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, लेकिन मैं आज मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रत्याशी के विषय में या प्रत्याशी के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मंगलौर विधानसभा में कई बार जब आपसे चर्चा हुई और जब लोगों से मैं बात करता हूं तो लोग शिक्षा की जरूर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है शिक्षा को लेकर के मंगलौर विधानसभा में क्या होना चाहिए? अखिलेश जी, जहां तक आप शिक्षा की बात बता रहे हैं जी, शिक्षा सबसे पहले शुरुआत होती साक्षरता से। जी, उत्तराखंड की साक्षरता आज 70.6 है और मंगलौर में 50% से भी कम साक्षरता है। तो शिक्षा का यहाँ बहुत भारी अभाव है। यहाँ पर शिक्षण संस्थान नहीं है। मंगलौर इतना महत्वपूर्ण कस्बा है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बना था, वो आपस के तनाव में उसको रुड़की की तरफ गया। अभी हमारी सरकार ने पिछली बार शुरू किया। एक बिल्डिंग खाली खड़ी है। यहाँ पर अपना जो गुरुकुल महाविद्यालय है ये चल रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए बच्चे 10th और 12th कर लेते हैं, उसके बाद रुड़की ही एक वो रहता है जाने के लिए जी। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल ठप है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी समाज के उत्थान के लिए। और ये क्षेत्र ऐसा था, यहाँ पर गुरुकुल सेंटर था, जब शुरू में यहीं से शिक्षा की यहाँ पर शुरुआत हुई थी और आज बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब भी कोई नेता चुनाव में आता है तो 2-3 ऐसे शब्द हैं जो हर व्यक्ति बोलता है। वो ये कहता है कि शिक्षा सुधार देंगे, शिक्षा का सुधार हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, इस सब पे चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या प्रत्याशियों के शिक्षा के बारे में बात नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता की बिल्कुल सबसे बड़ी डिमांड है कि वो जनता पहले ये देखे कि प्रत्याशियों कौन सा है, उनकी क्या उनकी शिक्षा ग्रहण की हुई है उन्होंने, क्या वो जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है क्या उससे वो जनता की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने 1993 में IIT रुड़की जो अभी है, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होता था, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है वहाँ से मैंने, और फिर मैंने बहुत सारी जगह नौकरी भी की है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये हमारा प्रदेश बनाया था उत्तराखंड, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड तो हमने बना दिया, इसके राजस्व के लिए यहाँ पर औद्योगिक विकास होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत रियायतें दी थी, जैसे इनकम टैक्स छूट, एक्साइज ड्यूटी छूट, और उसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे उद्योग यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे। और उत्तराखंड का द्वार मंगलौर है। आपके द्वार पर आए, यहाँ पर बिल्कुल सूना साना है। आगे हमारे हरिद्वार में सिडकुल बना है, भगवानपुर में बहुत औद्योगिक संस्थान बने हैं। तो मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, उसी की वजह से आज मैंने लगभग 15-16 साल पहले अपने स्तर पर, जब कोई हमारी सरकार भी नहीं थी, यहाँ पर औद्योगिक आस्थान बनवाया अपने मित्रों से जो मेरे साथ पढ़े लिखे थे। और यहाँ पर लगभग 15-16 इंडस्ट्रीज मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ती हैं वो।
और उससे लगभग यहाँ पर 8-10 हजार लोगों को, उनमें जो कार्यरत हैं उनको नौकरी मिल रही है, उनके रोजगार मिल रहे हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है और पलायन रुक रहा है। नहीं तो यहाँ का आदमी कहाँ जा रहा है? गुड़गांव जा रहा है, फरीदाबाद जा रहा है, चेन्नई, बंबई जा रहा है। जब उसके घर में रोजगार मिल जाएगा तो पलायन क्यों करेगा? तो ये एक शिक्षा का असर है कि प्रत्याशी की शिक्षा को जनता को देखना चाहिए। मतलब प्रत्याशी की भाई शैक्षिक योग्यता को जरूर देखना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने बोला कि इंडस्ट्रीज लगाया, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं या नेता? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं। हाँ। मैं एक सेवक हूं। हाँ। मैंने एक कंसल्टेंट हूं और कंसल्टेंट के माध्यम से ही मैंने यहाँ पर एक औद्योगिक आस्थान डेवलप कराया। उसमें 15 औद्योगिक इकाइयाँ कराई हैं और इसके अलावा अभी मैंने शासन को इसी क्षेत्र में एक प्रपोजल दिया हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक औद्योगिक आस्थान और बन सकता है और जिससे कि यहाँ के क्षेत्र वासियों को बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं, जिससे कि यहाँ का खुशहाली आएगी, यहाँ स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आप भाई एक बिलीफ सिस्टम की जो बात है, जब आप कोई भी व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आता है तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, बसपा है, सपा है, अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो भाजपा क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं, अन्य कोई पार्टियां क्यों नहीं? अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल एक विकास की बात करती है, वो भेदभाव की बात नहीं करती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और क्षेत्रवासी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव का काम नहीं करती, लेकिन आप कभी भी मीडिया में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बात, एलिगेशंस बार बार लगाए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व क्या काम करती है। भाई साहब, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। ये एक मीडिया का फैलाया हुआ है, जहर फैला रखा है। मैं आपसे कहूंगा केवल मीडिया का जहर फैलाया हुआ है और मेरे आपसे निवेदन है, आप इसको बात को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी सबके विकास के बारे में सोचती है और यदि कोई सांप्रदायिक पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जो लोगों को बांटती है, हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों के उत्थान की बात करती हैं। आप बताइए कैसे भेदभाव हो जाएगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना दी है, उसने क्या कहा कि ये हिंदू को देंगे या मुसलमान को देंगे? उसने सभी वर्गों को दिया है। कहां से हम कम्युनल हो गए हैं, बताइए आप जी। तो मैं लेकिन नहीं, आप बताइए आप कैसे कम्युनल हो गए हैं? लेकिन कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, किस आधार पर किया? हिंदू मुसलमान के आधार पर किया या नहीं किया? बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना दी है, जनधन योजना दी है, उज्ज्वला गैस योजना दी है। कहां बात करी हमने? उसमें तो सबको दिया है, उसमें किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म के भेदभाव को तो नहीं हमने दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो यही इल्जाम लगाते हैं ना कि आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते रहते हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी को तो यही नहीं पता कि हिंदू क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले तो उन्हें अपना अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अपनी, जैसे आपने शुरुआत की थी शैक्षिक योग्यता, आपको कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या वो दे सकते हैं? ना तो वो राष्ट्र में दे सकते हैं, ना प्रदेश में दे सकते हैं, ना क्षेत्र में दे सकते हैं। वो केवल आदमी को बांटते हैं और उनको झगड़ा कराते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मंगलौर विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो मंगलौर विधानसभा में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? क्योंकि फिर से मैं राजनीति की अगर मैं बात करूंगा तो राजनीति में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मंगलौर विधानसभा में पिछले 22 साल से हम नहीं जीते, 4 इलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जनाधार बहुत मजबूत है। हम जीत सकते हैं यहाँ से और हम निश्चित तौर से जीतेंगे, जिस तरह से हमें रुझान मिल रहा है। जहाँ आपने एक बात और बताई, उसमें मैं और ऐड कर देता हूँ। जहाँ तक मंगलौर की बात है, मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी के शासन द्वारा 700 मकान आए हैं मंगलौर नगर के अंदर। वो किसको मिले? किसको बताइए, वो किसको मिले? आप बताओ मुझे। ऑब्वियसली उसमें केवल उसमें हमने देखे, उसमें हमने हिंदू को एक भी नहीं मिला। आप बताइए। हाँ। तो उसको किसको मिले? उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा था कि आप जो मीडिया कर्मी आप एलिगेशन लगाते हैं हमारे ऊपर कि साहब आप कम्युनल हैं, आप कम्युनल हैं? कहाँ से हम कम्युनल हैं? कहाँ से हम सांप्रदायिक हैं?
ये तो आपको इस बात, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि लगता है कि भाई मंगलौर विधानसभा आप जीत सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से वही बात तो वही है ना कि जब आप लगातार मंगलौर विधानसभा से लड़ने के बावजूद भी स्थितियां साफ नहीं हो पा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं हो पा रहा है, तो इस बार क्या है ऐसा कि भाई आप रास्ता आसान हो सकता है? विधानसभा की जनता जो यहाँ पर मंगलौर विधानसभा में रहती है, उनके अंदर एक जोश है, एक विश्वास है कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जिताना है, क्योंकि वो 22 साल से एक उस दबे हुए हैं जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में होता है, चाहे वो एक पार्टी से हो चाहे दूसरी पार्टियों से। नाम नहीं लेंगे इस बार देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि अब मीडिया कर्मी नाम से चुनाव लड़ते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं कि चुनाव जो है वो विचारधारा का है, पार्टी का है। जन सेवा केवल राजनीति से होती है। विचारधारा के आधार पे बात करें, जो विचारधारा नॉर्मली जो स्प्रेड होती है, इस आधार पर तो एक जो वर्ग है वो चला जाएगा कांग्रेस के ऊपर, एक वर्ग आएगा बीजेपी के ऊपर, फिर उसी आधार पे जो मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस की तो कोई विचारधारा है नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा 1947 में क्या थी, फिर करती करती कांग्रेस आई, कांग्रेस ई, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कौन सी विचारधारा बच गई उनकी तो कुछ बची नहीं। उनका तो बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है। वहां पर कौन सी विचारधारा है? विचारधारा केवल भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी जब बना, उसमें भी तो कुछ तो डेविएशन हुआ होगा। देखिए, परिवर्तन होता है, तो और कांग्रेस का परिवर्तन है, बीजेपी का कांग्रेस का परिवर्तन को एलिगेशन लगाएंगे, बीजेपी के परिवर्तन को नहीं। उस टाइम पर भी एलिगेशन लगे, तो इसलिए हमने सबको सर्व समाज को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, वो विचारधारा है क्या? राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक शब्द में मैंने एक सेंटेंस में आपको, तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, ये स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय सर्वोपरि मतलब अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि राष्ट्र के लिए हम काम करेंगे, तो वो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं रह जाती, फिर वो बीजेपी के हो जाते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस की आप वर्किंग देख लीजिए, क्या स्थिति रही है पिछले सालों में। जहां अब ये तो आप एक राष्ट्रवादी, आप विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप यहीं पर देख लीजिएगा कि हमारे क्षेत्र की क्या स्थिति है। पूरा बदहाल है या नहीं है? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, यहाँ के युवा परेशान है। यहाँ पर ऐसा नहीं, संसाधनों की कमी नहीं है मंगलौर क्षेत्र में, लेकिन उनके लिए कोई मुहैया कराना संसाधनों को तो मुहैया कराना, वो तो नहीं हो पाया ना। वो काम किसका है? देखिए, वो तो जो यहाँ से क्षेत्र से जिन्होंने नेतृत्व किया, वो क्या, जो एक आम जन के लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने करी हैं, वो तो सबको मिली हैं, चाहे आयुष्मान हो, जनधन हो या उज्ज्वला हो। आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर मैं नाम ले लेता हूँ। भाई, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, अब निवर्तमान हो गए हैं, लेकिन मैं उनसे, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण मैं काम नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम करने का मौका नहीं दिया। अगर कोई विकास अगर नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत अगर रही है, बाकी उन्होंने जो काम किया उन्होंने बताए थे। देखिए अखिलेश जी, आप व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिला योजना होती है, उसके एक माननीय सदस्य स्थानीय विधायक होते हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई अपना प्रपोजल दिया है क्षेत्र के लिए जिला योजना में या प्रदेश में, तो वो दिखाएं कि आप उन्होंने दिया और सरकार ने नहीं माना। यदि सरकार की योजनाएं थी और उनकी कुछ योजनाएं हैं यहाँ के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए, उन्होंने कोई ऐसा प्रश्न उठाया हो विधानसभा में कि मेरी विधानसभा में यह है, तो जब उनका सवाल वाजिब है कि मुझे पढ़ने नहीं दिया। आप विधानसभा में किसी मुद्दे की बात छोड़िए, वो जनता के लिए रोए हैं। जब कोरोना का दौर था तब पर भी वो रोए, और विधानसभा में बैठ करके रोए। वो देखिए, रोना अलग होता है, जनता के बीच में आके काम करना अलग बात होती है। हम लोगों ने यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरे गांवों में सैनिटाइजेशन कराया है। हमारी जो टीम है उन्होंने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर कराए हैं। तो ये चीज होती, रोना और उस काम ग्राउंड लेवल पे काम करना अलग बात होती है। चलिए, एक पर्सपेक्टिव पे मैं बात करता हूँ। आपने बोला कि इस बार के चांस आपको लगते हैं जीतने के? निश्चित तौर से जीतेंगे हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों से। चलिए दोस्तों, ये पूरे डिस्कशन में जो भी चीजें हैं, जो आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।
बहुत सारे विषयों को लेकर के मंगलौर विधानसभा के एक एक जो गांव है, गांव की परिस्थितियों को लेकर के भी हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जो भी कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपने जो समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी।